तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। फैज़ अहमद फैज़ का एक और शेर है, कर रहा था गमे ज़माने का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। भारत के प्रधानमंत्री चीख कर कहते रहे कि 70 साल इस देश में कुछ नहीं हुआ, और उनके भक्त उनसे भी 2 कदम आगे बढ़कर कहने लगे भारत आजाद ही 2014 में हुआ। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल के इतिहास को याद कर रहे थे। मौका था पुरानी संसद के आखिरी भाषण का, और एक नए प्रधानमंत्री का रूप इस देश के सामने था। वो बता रहे हैं अपने भाषण में कि यह देश कितना ताकतवर हुआ, अपनी गलतियों, खामियों और खूबियों के साथ कितना लंबा सफर चल के आया। और वो याद करते हुए ऐसा लग रहा था कि देश किसी नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख और सुन रहा है। क्या कहा नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू के बारे में? भगत सिंह का जिक्र क्यों आया? आपातकाल को याद कर क्या कहा? पत्रकारों पर क्या टिप्पणी? इसके बहाने आज की वीडियो में जरा पड़ताल करेंगे। जिसकी तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उनके लोग क्या राय रखते हैं, और आज के नागरिक को इस बात को समझना जरूरी है। आज के प्रधानमंत्री वही हैं क्या जो बाहर रैलियों में कुछ और होते हैं और आज कुछ और? थोड़ी पड़ताल और विश्लेषण नरेंद्र मोदी का पुरानी संसद के आज दिए हुए अपने आखिरी भाषण का करते हैं। स्वागत है आपका मेरे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने का आज पहला दिन था, और आज के दिन एक कार्यक्रम पुरानी संसद में रखा गया। उस संसद के इतिहास को याद किया गया। कार्यक्रम यह भी है कि सारे सांसद मिलकर उस पुरानी संसद के सामने तस्वीरें खिंचाएंगे। भावुक दिन, और आज ऐसा भावुक दिन कि अपने 70 साल के इतिहास को जो कल तक कहते थे कि कुछ भी नहीं हुआ, वही भारत के प्रधानमंत्री आज संसद में खड़े होकर अपने 70 साल के इतिहास को गौरव से याद कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत ही की, इमारत भले ही विदेशी ताकतों ने बनाई, मगर पसीना, परिश्रम और पैसा इस मुल्क का लगा। ये हमारी इस मुल्क की स्वर्णिम यात्रा का यादगार दिन है। ये साझी स्मृति, साझा विरासत और साझा गौरव का दिन है। नरेंद्र मोदी आज एक अलग नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि आज नरेंद्र मोदी याद कर रहे थे कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि यह देश चल नहीं पाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा, लोकतंत्र को सहेज नहीं पाएगा। मगर यह संसद भवन इस बात का गवाही देगी कि यह मुल्क न बिखरा, न टूटा, न लोकतंत्र में लोगों का भरोसा कम हुआ। इस मुल्क ने आज 2023 में खड़े होकर लोकतंत्र में भरोसा और मजबूत किया है। खूबसूरत लम्हा, खूबसूरत बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस संसद में याद करते हुए भगत सिंह को याद करते हैं और कहते हैं कि वो यही जगह है जहां से भगत सिंह ने औपनिवेशिक ताकतों को एक संदेश देने के लिए बम विस्फोट किया। मुझे याद आता है, जिसके दिल में सावरकर हों, जिसके दिल में गोडसे हों, जिसके दिल में हेडगेवार हों, जिसके दिल में गोलवलकर हों, जो लोग भारत की आज़ादी में कोई भूमिका नहीं निभा रहे थे, माफ़ी मांगने के लिए चिट्ठियां लिख रहे थे, वे और उनके विचार के यशस्वी प्रधानमंत्री भगत सिंह को याद कर रहे हैं। ये 70 साल में हुआ। 70 साल में कुछ भी नहीं होने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जब अपनी चुनावी रैलियों में पूरे देश में ये धारणा बना चुके थे कि देश ने कुछ भी नहीं किया, आज उसी संसद में खड़े होकर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नेहरू का द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट भाषण इस देश की बुनियाद में एक पत्थर की तरह है। वहीं अटल बिहारी को याद करते हुए कहते हैं कि पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, चुनाव लड़े जाएंगे, मगर ये देश रहना चाहिए। नेहरू और अटल को याद करते हुए भारत के प्रधानमंत्री एक नए प्रधानमंत्री लग रहे थे जो सब कुछ बदल देने पर आमादा हैं।
जो इस मुल्क का नाम भी बदल देना चाहते हैं। आज वो प्रधानमंत्री अतीत को याद कर रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार और सावरकर को अपना आदर्श मानने वाले भारत के प्रधानमंत्री मजबूरी में ही सही याद कर रहे थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो दूसरी तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और आज उनके लोग एक विश्वविद्यालय की नियुक्ति में किसी दूसरे विचार वाले को गलती से भी अपॉइंटमेंट ना हो जाए, इसका अतिरिक्त ख्याल बरतते हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री पुरानी संसद में नेहरू को याद कर रहे थे, नेहरू को याद कर रहे थे, और ये कहते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर ने फैक्ट्री कानून बनाया, वाटर पॉलिसी और औद्योगिकरण की पॉलिसी डॉक्टर अंबेडकर की ऐसी थी जिसके बिना सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, और बिना सामाजिक न्याय के एक नया भारत नहीं बन सकता। गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार को मानने वाले अंबेडकर को याद कर रहे थे। एक नया दृश्य इस देश के सामने था। भारत के प्रधानमंत्री ने एक वाक्य बोला कि इन 75 वर्षों में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो यह है कि देश के सामान्य मानवी का संसद पर विश्वास बढ़ता ही गया, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि लोगों का विश्वास इस संस्था और व्यवस्था पर बढ़ता जा रहा है। इन 75 वर्षों में हमारी संसद ने जन भावनाओं की अभिव्यक्ति का भवन भी बना दिया है। हम देखते हैं राजेंद्र बाबू से और कलाम साहब तक, और रामनाथ कोविंद से द्रौपदी मुर्मू तक, ये तमाम लोग इसी संसद में खड़े होकर इसे एक नया भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने का काम कर रहे थे। मैं सोच रहा था, जिसने ये भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी का लिखा होगा, जब ये भाषण माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे सदन में, जब उनके बगल में बैठकर भाजपा के सांसद और विधायक सुन रहे थे, कितना बड़ा पत्थर कलेजे पर रखा होगा। ओह, हमें 75 साल के भारत की उपलब्धियों का गुणगान करना पड़ रहा है, फिर हम बाहर कल को चुनावी रैली में जाकर कैसे बोलेंगे कि 9 साल में ही जो हुआ सो हुआ, उसके पहले तो इस देश में कुछ भी नहीं था। कैसे हम ये बात कह पाएंगे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूर्व के सभी प्रधानमंत्रियों को याद करते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। वहां के संसद परिसर में जितने भी सभापति हुए उन्हें याद करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात जो नरेंद्र मोदी जी की, कि संसद भवन को केवल इमारतों को याद करने की बजाय वहां के सांसदों को याद करते हैं। वो कहते हैं कि 7,500 सांसद अब तक हुए, जिसमें से 600 महिलाएं भी थीं। वो सबसे कम उम्र की सांसद को याद करते हैं तो सबसे अधिक उम्र के सांसद को याद करते हैं। वो सारे सभापतियों को याद करते हैं, वो कर्मचारियों को याद करते हैं, पत्रकारों को तंज करते हुए ही सही याद करते हैं कि कुछ जब डिजिटल मीडिया का ज़माना नहीं था, पत्रकार इसी संसद भवन से कुछ खबरें निकाल लाया करते थे, कुछ छिपाई गई और कुछ उसके भी पीछे की खबरें निकाल लिया करते थे। भारत के प्रधानमंत्री कितने प्यारे लगते हैं। भारत के प्रधानमंत्री और अधिक प्यारे लगते हैं जब संसद भवन परिसर में खाना बनाने वालों को याद करते हैं, फूल और गमलों को सहेजने वाले माली को याद करते हैं, एक सामान्य पर्चा पहुंचाने वाले कर्मचारी को याद करते हैं, उस पूरे परिसर के मनुष्यों को याद करते हैं। मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री इस भाषण के बाद शायद ये महसूस कर पाएंगे कि देश भी तो ऐसे ही लोगों से बनता है। उस देश में मणिपुर भी है, मेवात भी है, उस देश में ओबीसी भी हैं जिनकी जाति जनगणना नहीं हो रही है, उसी देश में दलित भी है, उसी देश में मुसलमान भी हैं, उसी देश में महिलाएं भी हैं जिनके खिलाफ इनके ख्याल और विचार के लोग दिन रात नफरत फैला रहे हैं। आज के भाषण में मुझे एक नए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे जो 75 साल के देश के इतिहास को याद कर रहे थे। वो भूगोल बदलने और बांग्लादेश के निर्माण को याद कर रहे थे, वो आपातकाल को याद करते हुए तंज भी कर रहे थे। तो वो एक देश एक बिल से लेकर के आधुनिकीकरण और राष्ट्रीयकरण की तमाम नीतियों पर तमाम नेताओं को याद कर रहे थे। उनको मजबूरी में ही सही नेहरू और इंदिरा गांधी पर बात करनी पड़ी, उनको मजबूरी में ही सही ग्रामीण मंत्रालय वाली बात पर चौधरी चरण सिंह को याद करना पड़ा, उन्हें वीपी सिंह को याद करना पड़ा, उन्हें देवगौड़ा को याद करना पड़ा। और इसलिए याद करना पड़ा क्योंकि 70 साल इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया था, तो फिर भारत के प्रधानमंत्री क्यों याद कर रहे थे? इस पूरी बातचीत के बाद
आप ये सोचिए ठहर कर, लोकतंत्र की मजबूती दिखाने के लिए कोई और ईंट गारे और पत्थर की मजबूत इमारत की जरूरत नहीं। लोकतंत्र मजबूत होता है वहाँ के लोगों से, उनके भरोसे से, और जिस साझा विरासत, साझा भरोसा और साझे ख्वाब की बात आज भारत के प्रधानमंत्री ने की, विडंबना और विरोधाभास देखिए उनके लोग, और वो खुद मौन रह करके उसी साझेपन को लगातार बांटने पर आमादा हैं। जो विविधता की बात याद कर रहे थे वही प्रधानमंत्री सुगबुगाहट और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक देश एक चुनाव की बात करने जा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जो इतना बड़ा दिल रख करके 75 साल के इतिहास को याद कर रहे हैं, उस प्रधानमंत्री का दिल इतना छोटा हो गया कि वो अपने पूर्व के नेताओं तक को याद नहीं करते। उसी संसद भवन में जब माइक बंद करने की बात आती है, किसान आंदोलन कर रहे होते हैं, नौजवानों की शिक्षा की बात आती है, बिना बहस के आपातकाल का प्रकारांतर का रूप दिखाकर जब बिल पास कर दी गई, वह भी तो उसी संसद में हुआ। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में याद किया कि कैसे नोटों का बंडल दिखाया गया कि लोग सांसद और विधायक खरीदते बेचते हैं। एक वोट से सरकार गिर गई अटल बिहारी वाजपेयी की, और उसी जगह पर खड़े होकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि हमने खरीद बेच नहीं की, और आज सांसद और विधायक खरीद करके चुनी हुई सरकारें गिरा दी जाती हैं। यह भी तो याद रहा होगा इस देश के प्रधानमंत्री को। मध्य प्रदेश भूल गए क्या? महाराष्ट्र भूल गए क्या? गोवा से लेकर नॉर्थ ईस्ट भूल गए क्या? आपके लोग कैसे सांसदों और विधायकों को खरीद लेते हैं, और जब बिकता नहीं वहाँ ईडी सीबीआई चली जाती है। चुनाव के वक्त जो ईडी सीबीआई बीजेपी का प्रचार करने जब जाती है, विपक्ष ऐसा आरोप लगाता है, तो क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करता है? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जब वहाँ खड़े होकर इस देश की विराटता को याद कर रहे थे तो हमें भी ये गर्व हो रहा था कि हाँ, एक देश के प्रधानमंत्री का दिल इतना बड़ा होना चाहिए। ये ठीक बात है कि संसद सत्र शुरू होने के पहले वो छोटा दिल भी दिख गया कि भाई सत्र छोटा है, इसलिए यहाँ उत्साह और उमंग से बहस में भाग लीजिए। और तंज करते हुए भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं, रोने गाने के लिए बहुत समय पड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री जानते हैं उसी संसद में जिन्हें आपने नहीं याद किया उनका भी इतिहास है। भारत के प्रधानमंत्री को इसी संसद में खड़े होकर कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, मधुलिमय किशन पटनायक को, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य कृपलानी को, भूपेश गुप्ता, इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी को, मीनू मसानी, जयपाल सिंह मुंडा को, जगदेव प्रसाद और जनेश्वर मिश्र, मुलायम सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर से लेकर के शरद यादव, रामविलास पासवान, जगजीवन राम और गोपीनाथ मुंडे को भी याद करना चाहिए। बहन सुश्री मायावती जी को, लालू प्रसाद यादव को याद करना चाहिए। उसी संसद में खड़े होकर जब इन लोगों ने इस देश की जमहूरियत को मजबूत करते हुए आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को एक हिम्मत और हौसला दिया। तमाम आदिवासी, दलित, पिछड़े और पसमानदा लोगों ने जब इसी संसद की इमारत में खड़े होकर अपने लोगों की आवाज बुलंद की, और इन सारे लोगों ने आधुनिक काल तक लगातार जब अपना भाषण दिया, तो इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ था। नरेंद्र मोदी जी, केवल चंद बड़े नामों से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। हाशिए पर ढकेल दी गई तमाम पहचानों के बीच से जब उनके नेता खड़े होकर संसद में ललकारते हैं, तब लोकतंत्र मजबूत होता है। एक बड़ा विराट वृक्ष रहा है लोकतंत्र का। अगर आप यहाँ पर खड़े होकर राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू हेल्थ, इन पर हुई बहसों को याद नहीं करते, आधुनिकता पर हुई बहस को याद नहीं करते, मंडल आंदोलन पर हुई बहस को याद नहीं करते, तो माफ करिए, आपका इतिहास को याद करना अधूरा है। आपने इतिहास तो याद किया, यानी कबूल तो किया इस देश के प्रधानमंत्री ने कि 75 साल में इस देश ने नए नए इतिहास रचे हैं और इसी इमारत से रचे हैं। खुश हुए हम जैसे नागरिक कि हाँ, इस देश के प्रधानमंत्री को अपने देश के इतिहास पर गर्व है। मगर अफसोस कि उस इमारत से बाहर निकलकर आप जब रैलियों में जाएंगे तो फिर से वही काम करेंगे कि इतिहास मिटा दिया जाए। भारत के प्रधानमंत्री, आपको याद होना चाहिए कि आज एक नए रूप में देखे हैं। वो एक नया रूप इस बात के लिए मजबूर करता है कि हाँ, ये देश सबका है, सबने मिलकर इसे खूबसूरत बनाया है। ये एक बगीचा है,
इस जमहूरियत को, इस लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए अगर आपके लोग बाहर नफरत फैलाएंगे तो उसे रोकने का काम भी आपका है। अगर आपके लोग इस देश में अच्छे बुरे का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं तो एक नया इतिहास रचना भी होगा। किसी मूर्ति का कद ऊंचा करके, बड़े बड़े तिरंगे फहराकर, दोनों बाहों से जोर से नारा लगाकर मात्र लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र मजबूत होता है नियम कायदे से, और वो नियम जो आम कमज़ोर गरीब मजलूम के हित में बनाए जाएं। किसी अंबानी अडानी, किसी ताकतवर के देश के हाथों पूरा देश बेचने की बजाय वो कमज़ोर अगर अपने को मजबूत महसूस करेगा तो इमारतें पुरानी पड़ेंगी, नई बन जाएंगी। इमारतों के इतिहास नहीं होते, उन इमारतों में जो कागज कलम पर लिखा जाता है, जो बहस में बोला जाता है और जो नीति बनाकर करोड़ों लोगों का भविष्य बचाया और बनाया जाता है, इतिहास उससे बनता है। एक इमारत पुरानी पड़ेगी, नई बन जाएगी। एक इमारत गिरेगी, ध्वस्त हो जाएगी, मजबूत कर ली जाएगी, मगर जमहूरियत की अदृश्य इमारत कभी मजबूत नहीं हो पाएगी अगर उसे भीतर से खोखला करने के लिए आपके लोग अगर इस देश में जिस संविधान को आप याद कर रहे थे उसे बदलने की बात करें और आप चुप रहें। यह भी याद करना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि संविधान सभा की बहसें उन्हीं गलियारों में हुई। उनके ईंट पत्थरों को अगर कान देकर आज भी भारत के प्रधानमंत्री सुनना चाहें तो कहीं वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आवाज आ रही होगी, कहीं जयपाल सिंह मुंडा बोल रहे होंगे, कहीं बाकी सदस्य बोल रहे होंगे, कहीं बहसों में नेहरू और लोहिया की नोकझोंक सुनाई दे रही होगी, कहीं किशन पटनायक कालाहांडी पर बोल रहे होंगे, कहीं रामविलास पासवान वहां पर अपने आदिवासी इलाके और दलितों पर बोल रहे होंगे, कहीं मायावती जी अपने अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोल रही होंगी, कहीं चौधरी चरण सिंह और ताऊ देवीलाल बोल रहे होंगे, कहीं मुलायम लालू और शरद महिला आरक्षण में कोटा विद इन कोटा पर बोल रहे होंगे, तो कहीं मंडल के समर्थन में विश्वनाथ प्रताप सिंह बोल रहे होंगे। एक खूबसूरत देश ये सब मिलाकर बना है। आपको इन आवाजों को सुनना होगा मोदी जी। आज आपका दिल बड़ा नजर आया, कितने अच्छे लगने लगे आप। इस दिल को थोड़ा और बड़ा करिए, शायद आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे, क्योंकि दिल देश से बड़ा है और देश दिल में बसाया होना चाहिए। अमर होने की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसे ऐसे कानून बना दें कि इतिहास में अमर हो जाएं। अमर कोई बड़े कानून और सख्त कानून बनाकर नहीं होता, अमर उस कानून बनाकर होता है जो लोगों के दिलों को छू जाए। पीढ़ियां याद करें कि हाँ, इस देश में जिस प्रधानमंत्री ने जिस संसद के गलियारे पर मत्था टेका था, उसी के लोग देश का संविधान बदलने की बात करते हैं। वही सेंगोल स्थापित कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ चले गए? एक शेर मुझे याद आता है, ये सारा जिस्म दबकर बोझ से दुहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। ये धोखा इस देश के नागरिकों को न हो कि आपने जिसके सामने गर्दन झुकाई आपने उसे ही ख़त्म करने की पॉलिसी बनाई। आपके लोग लगातार इस देश की जमहूरियत को कमज़ोर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, उन्हें पहचानिए, उन्हें रोकिए, तब जा कर के और खूबसूरत आप लगेंगे। एक चाय वाला, एक स्टेशन पर बैठे व्यक्ति को आपने याद किया कि वो देश का प्रधानमंत्री बन गया, वो भारत के संविधान की वजह से हुआ। इमारत बदल गई, कोई बात नहीं, मगर संविधान बदल गया तो फिर अगली बार कोई गरीब कमज़ोर दूध वाला, चाय वाला, खेती करने वाला, मजदूरी करने वाला उस देश की संसद में कैसे पहुंचेगा जब आप पूरे देश को अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों के हाथों बेच देंगे, संविधान बदल देंगे और एक देश, एक राष्ट्र, एक चुनाव, एक नेता की बात करेंगे, फिर कैसे लोकतंत्र सुरक्षित होगा? आज आप अच्छे लग रहे थे नरेंद्र मोदी जी, दिल बड़ा करिए और अच्छे लगेंगे। दिल छोटा होगा और रैलियों में अगर ये भाषण आपका नहीं आया तो माफ़ करिए, मजबूरी में आपने 75 साल के इतिहास को याद किया, मगर आप ये बात याद रखें, लोग आएंगे जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां खंडहरों के बीच से भी अनगढ़ पत्थरों को हटाकर अपना इतिहास जरूर खोजेगी और उस इतिहास में
आप किस रूप में याद किए जाएं, अभी भी मौका है, इस पर विचार करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।